हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ न्यूली रिलीज एनिमे सीरीज। हमारा जो मेन कैरेक्टर इस एनिमे सीरीज में है उसे ब्लड मॉर्टल के नाम से जाना जाता है, जो कि हेवन के गॉड्स को सीधा मारने के लिए निकल जाता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि हमारा जो वॉरियर है वो उन हेवन के गॉड से मारा जाता है और वो कैसे फिर से रीबॉर्न होकर के अपनी कल्टीवेशन को जीरो से स्टार्ट करेगा और वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो अपना बदला उन गॉड से ले सके। दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लडी मॉडल को दिखाया जाता है, जो कि उन 3 हेवन के गॉड्स के सामने खड़ा होता है और उनसे सीधा कहता है कि आज मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। तभी वो गॉड्स कहते हैं कि तुम एक मॉडल वॉरियर, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हेवंस के इतने सिपाहियों को तुमने यहाँ जान से मार दिया और सीधा हमें चैलेंज कर दिया। तभी ब्लड इमॉर्टल अपनी वेंथियान सॉर्ड को समन करता है और गॉड से कहता है कि आज मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि गॉड्स भी मारे जा सकते हैं और तुम लोग यहाँ पे जो गॉड होने पे इतना ज़्यादा दिखावा करते हो ना, आज मैं तुम्हारी मौत से ही तुम्हारी तकदीर को लिख दूंगा। तभी उनमें से एक गॉड भड़क जाता है, कई सारे एस्ट्रॉइड से सीधा हमारे मेन लीड ब्लड इमॉर्टल के ऊपर अटैक करने लगता है। वो अपनी वेंथियान सॉर्ड को लेकर के उन सारे एस्ट्रॉइड को अपनी सॉर्ड से काटते हुए सीधा उन गॉड्स के करीब पहुंच रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम लोग ने हमारी ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तुम लोग चाहते हो कि हम ह्यूमंस तुम्हारे लिए एक स्लेव बन के रहें, तुम जैसा चाहो वैसा हमें इस्तेमाल कर सको, मगर आज ऐसा नहीं होगा। तभी उनमें से दूसरा गॉड अपनी फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई टेक्निक को समन करता है और सीधा हमारे मेन लीड ब्लड इमॉर्टल के ऊपर अटैक कर देता है। वो ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से ब्लड इमॉर्टल की ओर बढ़ रहा होता है और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी ब्लड इमॉर्टल तुरंत वहाँ से हट जाता है और इधर जो दूसरा गॉड होता है वो लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और इसकी वजह से वो ड्रैगन और भी ज़्यादा पावरफुल होकर के ब्लडी मॉडल के पीछे लग जाता है। मगर ब्लड मॉडल कहता है कि आज तुम लोग कुछ भी कर लो, आज मैं तुम लोगों को जान से मार के रहूंगा। ये कहते हुए वो इधर उधर भागता है और कई सारे एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय करके अपनी वेंथियान सॉर्ड से एक पावरफुल अटैक सीधा उस ड्रैगन के ऊपर कर देता है। वो दोनों की पावर एक दूसरे से क्लैश होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि हमारा ब्लड इमॉर्टल अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर को यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से वो जाइंट ड्रैगन वहाँ पे ब्लास्ट होकर के मारा जाता है। और तभी ब्लड इमॉर्टल बोलता है कि भले ही मैं यहाँ मर जाऊँ मगर मैं अपनी ह्यूमैनिटी के लिए तुम लोगों को सबक सिखा करके जाऊँगा। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के काफ़ी तेज़ी से उन गॉड्स की ओर बढ़ रहा होता है। उसे अपनी तरफ इतनी तेज़ी से आता हुआ देख के तभी उनमें से जो पहला गॉड होता है वो उसको हवा में ही फ्रीज कर देता है और ब्लड इमॉर्टल से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी सोल तक को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। मगर हमारा ब्लड इमॉर्टल कहता है कि भले ही मैं यहाँ पे मर जाऊँ, मेरी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए और मैं रीबॉर्न ना हो सकूं, मगर मैं आज ह्यूमैनिटी के लिए एक सबक बन के जाऊंगा कि वो लोग कभी भी तुमसे फाइट करने के लिए कभी भी ना डरें। ये कहते हुए वो काफ़ी तेज़ी से उस गॉड की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो गॉड अपने स्पिरिचुअल हैंड से सीधा ब्लड इमॉर्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके उसकी जो वेंथियान सॉर्ड होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड इमॉर्टल पूरी तरीके से इरेज होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो गॉड कहता है कि तुम अगर सरेंडर कर देते तो हमारे हेवन में एक अच्छे वॉरियर होते। और तभी हम देखते हैं कि हमारा ब्लड इमॉर्टल पूरी तरीके से वहाँ पे इरेज हो जाता है। तभी गॉड कहता है कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी कौन सी सॉर्ड थी इसकी वजह से इसने मेरी फाउंडेशन को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया, जो कि मेरी फाउंडेशन कई हजार साल पुरानी है। आखिर ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं और आखिर एक ब्लड इमॉर्टल के पास ऐसी टेरिफाइंग शॉट कैसे आ सकती है कि वो गॉड के फाउंडेशन को डैमेज कर सके। इसके बारे में हमें पता लगाना होगा कि आखिर इसकी मदद कौन कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सारे ग्रैब यार्ड को दिखाया जाता है, जिसके बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है और तभी हमें पता चलता है कि कई हजार साल बीत चुके हैं, जहाँ पे हमारा मेन लीड ब्लड मॉर्टल कई सारे टैबलेट्स के बीच में ब्लड मॉर्टल होता है और वो टैबलेट्स उसकी सोल को रिकवर कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड मॉर्टल की आँख खुलती है और वो अपने सामने एक टैबलेट को देखता है। उन सारे टैबलेट्स को देख के कहता है कि ये तो आर्ट ऑफ क्रिएशन है,
मैं जिंदा हूँ या मर गया। तभी उसकी नज़र एक और टैबलेट पे पड़ती है जहाँ पे सॉर्ड एम्परर द स्केल ऑफ एंशियंट ह्यूमन लिखा होता है, जिसे पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी ह्यूमन सॉर्ड एम्परर ब्लड मॉर्टल से बोलते हैं कि तुम्हें रिवाइव करने में टोटल 10,000 ईयर पास हो चुके हैं और फाइनली तुम्हारी सोल यहाँ पे रिवाइव हो गई है। यहाँ पे जितने भी एंशियंट ह्यूमन के ग्रैवयार्ड है वो लोग अपनी आखिरी सोल की पावर को यूज़ करके तुम्हें 10,000 साल से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आखिरी पावर बची हुई है जिससे हम लोग तुम्हें पूरी तरीके से रिवाइव कर लिए हैं और तुम हमारी ह्यूमैनिटी के लिए आखिरी उम्मीद हो। तुम ही उन गॉड्स को सबक सिखा सकते हो और हमारे साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है तुम हमें इंसाफ दिला सकते हो, क्योंकि तुम्हें हम लोग अपनी लास्ट सोल पावर से तुम्हारा रीबर्थ करा रहे हैं ह्यूमन वर्ल्ड में। और साथ में तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में जा कर के अपनी वेंथियान सॉर्ड को भी कलेक्ट करना होगा, क्योंकि गॉड्स ने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो एंशियंट ह्यूमंस अपनी पावर को यूज़ करके यहाँ पे हमारे ब्लड इमॉर्टल को रिवाइव कर देते हैं और उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुई यून सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यून फैमिली का यंग मास्टर मर चुका था। उसके आसपास 3 लड़कियां होती हैं जो कि रो रही होती हैं। तभी वहाँ पे यंग मास्टर का फादर आता है और बोलता है कि आखिर मेरे बेटे के साथ यहाँ पे क्या हो गया है। तभी वो तीनों लड़कियां बताती हैं कि यंग मास्टर यहाँ पे तो वाइन के मजे ले रहे थे, मगर सडन उन्हें क्या हुआ, वो यहाँ पे बेहोश हो गए और तब से सांस भी नहीं ले रहे हैं। ये सुन करके उसका फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने बच्चे को देखने लगता है और तभी उस यंग मास्टर की आंख खुलती है, जहाँ पे उसके अंदर अब ब्लड मॉर्टल की सोल बॉडी आ चुकी थी। वो यहाँ पे फिर से रीबर्थ हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि कैसे उन हेवन के गॉड्स ने इसे जान से मारा था और उसकी वेंथियान सॉर्ड को कैसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और कई सारे एंशियंट ह्यूमन के ग्रैवयार्ड ने उसे फिर से अपनी सोल पावर से रिवाइव करके ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया है। तभी वो उठता है, जिसे देख के उसका फादर यून तियान खुश हो जाता है और अपने बेटे यून शाओ से कहता है कि बेटे आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम मुझे बताओ। ये कह करके वो अपने बेटे की ओर देखने लगता है और तभी वो खड़े होकर के उन तीनों लड़कियों से कहता है कि तुम लोग मेरी नज़रों से दफा हो जाओ। ये कह करके वो अपने बेटे को तुरंत हक कर लेता है और तभी ब्लड इमॉर्टल यून शाओ की बॉडी में आया था उसकी मेमोरी को रीड करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि यून शाओ एक नंबर का अय्याश है जो कि दारू और लड़की बाजी में बिजी रहता है। और ये जो यून शाओ है वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जो मेरिडियंस थी वो बचपन में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी हमारा ब्लड मॉडल कहता है कि आखिर मैं किस बेवकूफ़ की बॉडी में रीबर्थ हो गया हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसने लास्ट टाइम वाइन पी थी और पता नहीं कौन बंदा है जो कि उसे सीक्रेटली मारना चाहता है, क्योंकि जब उसने वाइन पी थी तभी ये यून शाओ मारा गया था और तभी मेरी सोल इसकी बॉडी में आ गई थी। अब हम लोग ब्लड मॉडल को यून शाओ के नाम से जानेंगे। यून शाओ कहता है कि सच में ये लुई यून सिटी किसी भी तरीके से पीसफुल सिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि उसका फादर ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और तभी वो अपने बेटे को उठाता है और उसे एक एलेक्सर देता है, जिसे खा करके हो सकता है कि उसकी मेरिडियंस हील हो सकते हैं। जिसे पा करके वो अपने फादर से कहता है कि आखिर फादर ये एलेक्सर आपने कहाँ से लाया। तभी उसका फादर बोलता है कि ये एलेक्सर मैंने बाउदान टावर से ख़रीदा है। इस पिल को खा करके तुम्हारी मेरिडियंस हो सकता है कि कुछ हद तक रीगेन हो जाएं। और तभी वहां पे कुछ लोग की एंट्री होती है, जिसमें से एक मोटा बंदा आके कहता है कि क्लाउड मास्टर आपका बेटा हमारे गैबलिंग हाउस में आया था लास्ट नाइट, जिसके ऊपर 8,000 स्पिरिट स्टोन की उधारी है, उसे पे करना होगा। तभी एक लड़की कहती है कि क्लाउड मास्टर इसने तो 10 लड़कियों को भी ऑर्डर किया था और उन सब के साथ मज़े भी लूटे हैं, उसका भी प्लीज़ हिसाब किताब आप चुकता कर दें। वो सब के सब अपनी लिस्ट सीधा यून शाओ के ऊपर खोल रहे होते हैं। तभी एक तीसरा बंदा कहता है कि इसने मेरे रेस्टोरेंट में आके कई सारी वाइन को ऑर्डर किया और इसके ऊपर 20,000 स्प्रिट स्टोन का उधार है। ये सब स्टोन आप कब हमें देने वाले हैं। तभी क्लाउड मास्टर यून तियान आगे आते हैं और बोलते हैं कि भला एक इंसान इतने दिन में इतने सारे पैसे कैसे खर्चा कर सकता है, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुम लोग जिसके भी कहने पे ये सब कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है।
तभी जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि क्लाउड मास्टर, हम जानते हैं कि ये एक मोटी रकम है, मगर अगर आप चाहें तो अपना मैट सॉर्ड मार्शल आर्ट हॉल हमें दे सकते हैं। इन सारे बिल्स के बदले आप हमें वही दे दे। वैसे भी आपका मार्शल आर्ट हॉल कुछ खास तो चलता नहीं है, वो तो सिर्फ इस सिटी का एक डस्ट बन के रह गया है। यून शाओ को उस मोटू की बात को सुन के ये समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मार्शल आर्ट हॉल चाहिए। और तभी यून शाओ कहता है कि सच में मैं अभी जिसकी बॉडी में आया हूँ ये बंदा एक नंबर का निटल्ला है और कितना याश है। ये तो अपने फादर को पूरी तरीके से कर्ज में डुबा दिया है, मगर जबकि मैं इसकी बॉडी में आ चुका हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके फादर को इस कर्ज से बाहर निकालूँ। ये कह कर के वो उन सब की ओर देखता है और कहता है कि ज़रूर इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले किसी ने मुझे जहर दिया और अभी ये सब। तभी वो अपने फादर के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि फादर, ये सारी सिचुएशन आप मुझ पर छोड़ दें। जब रायता मैंने फैलाया है तो इसे समेटूंगा भी मैं ही। वो आगे बढ़ता है और उन सब से कहता है कि आप लोग जानते हैं कि हमारी यून सिटी में कई सारे टावर्स हैं जहाँ पे पिल रिफाइन होती हैं और कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं जहाँ पे हब्स को एक्सचेंज किया जाता है। आप लोग सिर्फ मुझे 3 दिन का समय दें, 3 दिन के अंदर मैं आपके सारे कर्ज को लौटा दूंगा। ये सुनकर के एक बंदा जो घूर करके सीधा यून शाओ को देख रहा होता है कि जैसे कि इन्हीं लोग की ये सारी साजिश होती है। और तभी यून शाओ आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर मैंने आप लोगों को पैसे नहीं लौटा पाए तो आप लोग मेरे मार्शल आर्ट हॉल को ले सकते हैं। और तभी यून शाओ का फादर आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पे अगर मेरे बेटे ने ये कह दिया है तो यूँ समझ लो ये मेरी ज़बान है। मैं भी यहाँ पे वादा करता हूँ 3 दिन के अगर अंदर मेरा बेटा ऐसा नहीं कर पाता है तो मेरा मार्शल आर्ट हॉल तुम लोगों का होगा। ये कह कर के वो भी वहाँ पे वादा कर देते हैं। तभी क्लाउड मास्टर की बात को सुन करके वो मोटू कहता है कि अगर क्लाउड मास्टर यहाँ पे ये कह रहे हैं तो मुझे इनकी बात पे भरोसा है, इसलिए फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग 3 दिन के बाद तुमसे मिलने के लिए आएंगे। ये कह कर के वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे हम लोग 2 बंदों को भी देखते हैं, जैसा कि इन लोग का ही शायद ये सारा का सारा किया धरा होता है। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि यून तियान को, जो कि अपने बेटे यून शाओ से कहते हैं कि तुम सच में फीयू के लायक नहीं हो। वो तुम्हारी फियांसे है, मगर तुम यहाँ पे इन लड़कियों के साथ अय्याशी करके हमारी यून फैमिली का नाम तो बदनाम कर ही रहे हो, साथ में तुम फीयू के प्यार के भी लायक नहीं हो। ये कह कर के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें जाता हुआ देख के यून शाओ उन्हें रोकता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं फ़िलहाल के लिए हिल टावर जा रहा हूँ एल्केमिस्ट जू से मिलने, शायद वो कोई और एलेक्सर दे दें मुझे जिससे मैं तुम्हारे मेरिडियंस को हील कर सकूँ और अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचा सकूँ और तुम किसी भी तरीके से फीयू के लायक हो जाओ। ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यून शाओ कहता है कि मानता हूँ कि मेरे बर्थ से ही मेरी वाइन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, मगर मैं कैसे भी कल्टीवेशन करके तियानजुआन वो रैलम तक अचीव करूँगा और उन हेवन गॉड्स को सबक सिखा करके रहूँगा। मगर उससे पहले मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करना होगा, वो भी एकदम बेसिक से, यानी कि फर्स्ट लेवल से। उससे पहले मुझे कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करना होगा जिससे मैं अपने मेरिडियंस और वाइन्स को पूरी तरीके से हील कर सकूं और कल्टीवेशन करने के लायक हो सकूं। और फिर मुझे अपनी वेंतियान सॉर्ड को भी ढूंढना है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से हमारी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है ये भी हमें ज़रूर बताएं। और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ये हमें ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूनहाओ ने काफ़ी लोगों से उधारी ली थी, इसलिए वो लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे होते हैं कि उन स्पिरिचुअल स्टोन के बदले यूनहाओ का फादर मैट सॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल उन लोग को सौंप दे। तभी यूनहाओ वहाँ पे इन लोगों से 3 दिन का समय मांगता है और तभी उसके फादर यूनहाओ से कहते हैं कि तुम सच में लिंग के लायक नहीं हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एनिमे सीरीज़ पसंद आएगी और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ये एनिमे सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके सामने वही हेवनली गॉड होता है जिसने यून शाओ को मारा था। तभी वो हेवनली गॉड कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया था तुमने वो काम किया या नहीं। तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि माय लॉर्ड, आपने जैसा हमसे कहा था कि हम उस एंशिएंट टॉम को अपने कब्जे में ले लें, हमने ऐसा ही किया है। और तभी वो गॉड कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके 100 ट्रू युआन रैलम के वॉरियर को एक साथ लाना होगा और उनके ब्लड को सेक्रीफाइस करके ही हम लोग ब्लड ऑफ गॉड एम्परर के ऊपर जो सील लगी है उन्हें हम आज़ाद कर सकते हैं उस एंशिएंट टॉम से। और अगर तुमने कुछ दिन के अंदर ये नहीं किया तो ये समझ लेना कि मैं पर्सनली तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ पे आ जाऊँगा। ये कह कर के वो गॉड वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और तभी वहाँ पे सिटी लॉर्ड के सिपाही वहाँ पे आते हैं और तभी सिटी लॉर्ड पलटता है और कहता है कि मैंने तुम लोग को जो काम दिया था वो काम हुआ या नहीं। तभी वो लोग कहते हैं कि मास्टर, आपके कहे मुताबिक हम लोगों ने चाल को बिछा दिया है और यूनतियान ने हम सबसे वादा किया है कि वो उन सारे स्पिरिट स्टोन के बदले मैड स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल हम लोग को सौंप देगा और साथ में उस स्कूल से हमें 100 डिसाइबल्स भी मिल जाएंगे जिसकी ब्लड सेक्रीफाइस करके हम लोग अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जिसे सुन करके सिटी लॉर्ड कहता है कि आखिर यून शाओ का क्या हुआ। तभी वो दोनों कहते हैं कि यून शाओ को तो हम लोग ने वाइन में जहर मिला करके पिला दिया था मगर वो मरने के बाद भी फिर पता नहीं कैसे अचानक से जिंदा हो गया। ये कह करके वो लोग वहाँ काँप रहे होते हैं। तभी सिटी लॉर्ड का राइट हैंड बोलता है कि मास्टर, अगर यून शाओ मरा नहीं है तो क्यों ना हम लोग अपने यंग मास्टर को भेज करके उसकी कुटाई कर दें। अगर वो जहर से नहीं मरा है तो क्या हुआ, यंग मास्टर की कुटाई से तो वो पक्का अधमरा हो जाएगा। एक बंदा कहता है कि वहाँ पे लिंग भी होगी। तभी सिटी लॉर्ड कहता है उसे मेरा बेटा हैंडल कर लेगा, तुम लोग परेशान मत हो। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बाउदान टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनतियान अल्केमिस्ट जू से मिलने के लिए आए थे और उनसे कुछ और पिल की डिमांड कर रहे होते हैं अपने बेटे यून शाओ के लिए। तभी केमी मास्टर जू कहता है कि उससे पहले आपको कुछ और स्पिरिचुअल स्टोन मुझे देने हैं, शायद आपको ये याद होगा। तभी यूनतियान कहते हैं कि सीनियर, भला मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि यून शाओ प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने मेरिडियंस को अनलॉक करने की कोशिश करता है मगर वो यहाँ पे जितनी बार भी कल्टीवेट करके उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है वो फेल हो जाता है। तभी वो कहता है कि सच में मैं कितनी बेकार बॉडी में रिबॉर्न हुआ हूँ, अगर यही बॉडी मिलनी थी तो इससे अच्छा मैं रिबॉर्न ही ना होता। तभी यून शाओ को याद आता है कि उसके पास एंशिएंट ह्यूमन का ग्रैवियार्ड है जिसकी पावर को यूज़ करके वो अपने मेरिडियंस को अनलॉक कर सकता है और वो ऐसा ही करता है जिसकी वजह से उसके मेरिडियंस धीरे धीरे करके रिस्टोर होने लगते हैं और साथ में उसकी मार्शल आर्ट भी धीरे धीरे करके रिस्टोर होने लगती है। यहाँ पे उसके पास सॉर्ड एम्परर की पावर आने लगती है और वो यहाँ पे ताइशु क्रिएशन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपनी सारी मेरिडियंस और वाइन्स को पूरी तरीके से हील तो कर लेता है और साथ में उसको सॉर्ड एम्परर की फर्स्ट स्टेज शॉर्ट टेक्निक भी मिल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यून शाओ कल्टीवेशन करके उठ जाता है और कहता है कि मैंने फाइनली यहाँ पे अपने मेरिडियंस को और वाइन्स को तो हील कर लिया है मगर मुझे अभी भी अपने ब्लड को प्योरीफाई करना होगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ QI एंटरिंग रैलम पे पहुँचा हूँ जो कि फर्स्ट रैलम है। मुझे अभी और मेहनत करनी होगी और इस बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा क्योंकि ये बॉडी सच में बहुत ही ज़्यादा वीक है। तभी वहाँ पे एक डिसाइबल उड़ता हुआ आता और कहता है कि यंग मास्टर, हमारे मैड स्वॉर्ड मार्शल स्कूल में मास्टर फैंग आकर के अटैक कर दिए हैं, प्लीज़ जल्दी से चले क्योंकि वो कई सारे डिसाइबल्स को हार्म कर चुके हैं। ये सुनकर के यून शाओ कहता है कि भले ही मैं इस गधे की बॉडी में आ गया हूँ मगर मुझे अब इसकी प्रॉब्लम को भी फेस करना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अब इसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें मैड स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून फैंग अपने चेले चपाटों के साथ वहाँ पे घुस आता है। उसे ऐसा आता हुआ देख करके मास्टर क्विन कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमारे लॉर्ड के बिना परमिशन के यहाँ पे कैसे आ सकते हो, यहाँ पे आना मना है। ये सुनकर के यंग मास्टर फैंग एकदम भड़क जाता और कहता है बुड्ढे, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरा रास्ता रोके। और तभी उसका चमचा भी आगे बढ़ के कहता है कि बुड्ढे, अगर तू यहाँ शांत नहीं हुआ ना तो मैं ही तुझे यहाँ पे पीट पीट करके अधमरा कर दूंगा। डिसाइबल की बात को सुनकर के मास्टर क्विन
कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि इस बुड्ढे की हड्डियों में अभी जान नहीं है तो तुम आ करके ट्राई कर सकते हो। तभी सारे डिसाइबल यहाँ पे मास्टर क्वीन के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो काफ़ी शानदार तरीके से उन सारे डिसाइबल्स को बहुत बुरी तरीके से धो रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ग्रेट एल्केमिस्ट मास्टर होते हैं। वहाँ पे उनके सामने जितने भी डिसाइबल होते हैं वो तो घूम घूम करके कई सारे किक उनके मुंह पे दे मार रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फैंग का राइट हैंड काफ़ी तेज़ी से एक सरप्राइज अटैक सीधा मास्टर क्वीन के ऊपर कर देता है। ये अटैक वो देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी वो दूसरा अटैक उनके ऊपर करने के लिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। उनको अपने सामने अपनी मौत नज़र आ रही होती है। वो तो एकदम शांत से अपनी मौत को आता हुआ देख रहे होते हैं। तभी यून शाओ अपनी फास्ट स्पीड के साथ सीधा उनके बीच में आ जाता है और उस बंदे को पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से वो सीधे पीछे जा करके एक पिलर से जाके टकराता है और सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। और यहाँ पे उसको काफ़ी चोट लगती है, मगर यून शाओ फिर से उसको अपने पास खींचता है और उसकी बैली में खींच करके एक पंच मारता है और वो बिना रुके कई सारे पंच दे मारता है। ये देख करके मास्टर क्वीन तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर यंग मास्टर के पास ऐसी पावर कहाँ से आई। तभी यून शाओ एक पंच मार करके उस बंदे को फिर से ज़मीन पे पटक देता है। यून शाओ की पावर को देख करके मास्टर क्वीन तो एकदम हैरान होकर के यून शाओ को देख रहे होते हैं। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने सीने को पकड़ के उठता है और यून शाओ से कहता है, कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके वो आगे बढ़ता है, जिसे फैंग शांत कर देता है। और तभी यून शाओ को देखते हैं जो कि अंकल क्वीन को उठाता है और कहता है कि अंकल क्वीन आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी है। अंकल क्वीन तो एकदम हैरान होते हैं। और तभी फैंग पीछे से कहता है कि यून शाओ मानना पड़ेगा कि तेरे बाप ने ढेर सारी एलेक्सर को खिला करके तेरे मेरिडियंस को अनलॉक कर दिया है, मगर आज मैं फिर तेरे मेरिडियंस को यहाँ तोड़ने वाला हूँ। ये कह करके वो उसकी ओर देखता है। तभी यून शाओ कहता है कि अगर तुझे लगता है कि तू मेरे मेरिडियंस को फिर से तोड़ सकता है तो आ करके तू ट्राई कर सकता है। यहाँ पे यून शाओ ने सीधा फैंग को चैलेंज कर दिया था। फैंग कहाँ ही रुकने वाला था, वो काफ़ी तेज़ी से सीधा यून शाओ की ओर कूद पड़ता है और उन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड बैटल होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। जहाँ पे एक फीस्ट अटैक के साथ वो दोनों एक दूसरे को पीछे करते हैं। तभी यून शाओ खींच करके एक किक सीधा फैंग के मुंह पे दे मारता है और वो किक जैसे ही फैंग को पड़ती है, फैंग हवा में जाता है। तभी यून शाओ एक काफ़ी शानदार सी जंप हवा में लगाता है और ठीक फैंग के ऊपर आके खड़ा होता है और एक लात मार के सीधा उसको ज़मीन पे पटक देता है। वो जैसे ज़मीन पे आके फिर से अटैक करता, फैंग काफ़ी तेज़ी से भागता है और कुछ दूर जाते ही तुरंत पलटता है और एक स्लैश अटैक सीधा यून शाओ के ऊपर कर देता है। उस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके यून शाओ काफ़ी शानदार तरीके से उस स्लैश अटैक को डॉज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग आसमान से कूद करके यून शाओ को मारने वाला होता है। तभी यून शाओ अपने पैर से भी उसके अटैक को रोक करके उसे पीछे ढकेल देता है। तभी फैंग आसमान में जा करके यून शाओ के ऊपर सीधा 9 फोल्ड ऑफ लाइट स्लैश अटैक लगातार करने लगता है। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के यून शाओ उन सारे अटैक से अपनी फास्ट स्पीड के साथ बचने लगता है, मगर वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी फैंग एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा यून शाओ के ऊपर कर देता है, जिसे रोकने के लिए यून शाओ अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। और तभी वो कहता है कि ये फैंग का बच्चा इस समय ट्रू युआन रैलम पे है और मैं क्यूआई एंटरिंग रैलम पे हूँ, जो कि फर्स्ट रैलम है। मैं इससे पावर के लेवल में नहीं जीत सकता हूँ। तभी एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यून शाओ काफ़ी तेज़ी से पीछे गिर जाता है और यहाँ पे फैंग को अच्छा मौका मिल जाता है यून शाओ को जान से मारने का। वो बिना देर किए वहाँ पे अपनी पर्पल लेपर्ड फिस्ट अटैक रेडी कर देता है और अपने जाइंट से लेपर्ड के साथ सीधा यून शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर तभी एक लड़की बीच में आती है और अपने शॉट से यहाँ पे फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से फैंग काफ़ी तेज़ी से पीछे जाके गिर जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि अगर तुमने भूल करके भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मेरी शॉट तुम्हारी गर्दन को चीर के रख देगी। जिसे सुन करके फैंग कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल के लिए मेरे सामने से हट जाओ। जिसे सुन करके लिंक कहती है कि तुम बिना परमिशन के मैथ्स और मार्शल आर्ट स्कूल में आए हो और ऊपर से तुम मेरे ही सामने खड़े होकर के बकवास कर रहे हो। अगर यहाँ से तुम नहीं गए तो मुझे मजबूरन तुम पे अटैक करना होगा। तभी फैंग अपने चेले चपाटों के साथ वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं यून शाओ को, जो अपने सामने लिंक को देख के कहता है कि क्या
यही मेरी फियांसे है। और तभी लिंग मुड़ती है और युन शाओ से कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मेरिडियंस हील हो चुके हैं, साथ में तुम अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और तभी युन शिवान लिंग को देखने लगता है और तभी उसके चेस्ट में उसे वेंतियान स्वॉर्ड के कुछ टुकड़े नजर आ रहे होते हैं, जिसे देख करके भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी एक डिसाइबल आता है और बोलता है कि यंग मास्टर, आपको क्लाउड मास्टर अपने पास बुला रहे हैं। और तभी वो लोग सीधा क्लाउड मास्टर यानी कि युनतियान के पास चले जाते हैं। तभी युनतियान वहाँ पे इतना ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसके बेटे की मेरिडियन सब हील हो चुकी हैं। इधर मास्टर क्विन भी कहते हैं कि अगर यंग मास्टर यहाँ नहीं होते तो ये स्लेव कब का मारा जा चुका होता। तभी युनतियान कहते हैं कि पहले लोग कहते थे कि मेरा बेटा वेस्ट है, मगर देख लो वो वेस्ट नहीं है, वो कल्टीवेशन कर सकता है और वो लिंक के लायक भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं जल्द से जल्द इन लोगों की शादी कराना चाहता हूँ। तभी बेचारा युन शाओ वहाँ पे खांसने लगता है और कहता है कि फादर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फैंग आखिर हम पे क्यों अटैक कर रहा था, और वो काफ़ी तैयारी से आया था। और तभी युनतियान बताते हैं कि फैंग हमारी युन फैमिली की मेजर फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि सिटी लॉर्ड का बेटा है। इसी वजह से वो हम पर अटैक कर रहा था, क्योंकि उसे मैट स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल मुझसे चाहिए, क्योंकि तुम बेटा कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, तुम्हारी बचपन से ही मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए मेरा वारिस कोई नहीं था, इसलिए वो लोग मुझसे ही मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। जिसे सुन करके युन शाओ कहता है कि यानी कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही हैं। तभी युनतियान कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को छोड़ो, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। तुम यहाँ पे लिंग के साथ सीधा एल्केमिस्ट जू के पास जाओ, बाउदान टावर में, वहाँ पे और भी कई सारी मेडिसिन और हर्ब्स पड़े हुए हैं, जिसे तुम खा करके अपनी कल्टीवेशन को और भी ग्रो करो। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं कि ये एनिमे सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, मैं इसे कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। प्लीज़ सपोर्ट करें और हमें बताएं। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युन शाओ की फाइट हो रही होती है फैंग से, जहाँ पे फैंग उसके ऊपर काफ़ी डेडली अटैक कर देता है, मगर तभी वहाँ पे लिंगर आकर के उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे पीछे भगा देती है। तभी युन शाओ लिंगर को देख करके कहता है, यही मेरी फियांसे है। और तभी हम देखते हैं युनतियान को, जो कि ये जान करके काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटे की मेरिडियंस पूरी तरीके से अनलॉक हो गई है, और उसे भेज देते हैं बाउदान टावर में एल्केमिस्ट जू से मिलने के लिए। तो दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंगर और युन शाओ काफ़ी तेज़ी से बाउदान टावर की ओर बढ़ रहे होते हैं। युन शाओ लिंगर से कहता है कि लिंगर, क्या अल्केमिस्ट जू सच में इतने पावरफुल है जितना वो दिखाते हैं। तभी लिंगर बताती है कि बाउदान टावर हमारे लुयुन सिटी की एक मेजर फोर्स है, साथ में वो सारी की सारी मेडिसिनल मटेरियल मार्केट को भी कवर करती है, इसलिए दोबारा ये बोलने से पहले एक बार सोच लेना। तभी युन शाओ लिंगर की बात को सुन करके वहाँ पे समझ जाता है। और तभी युन शाओ कहता है कि लिंगर, मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है और तुम जानती हो कि मेरे कईयों के साथ अफेयर्स भी रहे हैं, मगर फिर भी तुम मुझ पे भरोसा करती हो और तुम अभी तक मेरा साथ दे रही हो, और यहाँ तक कि तुमने अपनी एंगेजमेंट भी मेरे साथ नहीं तोड़ी। क्या मैं इन सब चीज़ों के बारे में आज जान सकता हूँ? जिसे सुन करके लिंगर आगे बढ़ने लगती है और पलट के कहती है कि युन शाओ, क्या तुम्हें हमारे बचपन की बातें याद है, जब लोग मुझे बुली किया करते थे और सिर्फ एकलौते तुम ही थे जो कि मेरी प्रोटेक्शन में हमेशा आगे खड़े रहते थे, बल्कि इस पूरी लुयुन सिटी में सबको पता था कि तुम्हारी मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक हैं, तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, ना ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर फिर भी तुम उन सब के सामने खड़े होकर के मुझे प्रोटेक्ट करते थे। तब से लेकर के आज तक मैं तुम्हें पसंद करती थी, और इसी वजह से मैं जानती थी कि तुम एक ना एक दिन बदल जाओगे। और ये कह करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा बाउदान टावर के बाहर पहुंच जाते हैं। और तभी लिंगर कहती है कि हम पहुंच गए, और तभी एक सिपाही वहां पे आता है और उन दोनों को बाउदान टावर के अंदर लेकर के जाने लगता है। और तभी वो दोनों काफ़ी तेज़ी से बाउदान टावर के अंदर आने लगते हैं। तभी वो डिसेबल कहता है कि मास्टर जू आप लोगों का एल्केमी हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे एल्केमिस्ट जू पलटता और कहता है कि युन शाओ, सच में तुम्हें देख के ऐसे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, और मेरी जितनी भी मेडिसिन थी वो सच में यहाँ काम आ रही हैं। और तभी उसकी बात को सुन करके युन शाओ कहता है कि कमीने, तूने मेरे फादर को सिर्फ लूटा है, तूने जितनी भी मेडिसिन को रिफाइन करके दिया था वो सारी की सारी मेडिसिन 3rd ग्रेड की थी। ये कह करके वो आगे बढ़ता है। तभी मास्टर जू युन शाओ से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिस्टल को रिफाइन किया है जो कि हेल्दी क्रिस्टल है, तुम इसे बिना देर किए तुरंत एब्जॉर्ब कर लो।
जिस क्रिस्टल को देख करके युनशाओ काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि वो एक जेड ब्लड क्रिस्टल होता है जिसे युनशाओ ने अपने डिसाइबल कैंग याओ को दिया था। क्रिस्टल की एबिलिटी ये होती है कि अगर कोई भी कल्टीवेटर इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो ये क्रिस्टल उसकी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उस कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधे अपने मास्टर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। और तभी युनशाओ को देखते हैं जो कि मास्टर जू से कहता है कि मास्टर जू, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये क्रिस्टल आपने मुझे किस बेसिस पे डिस्क्राइब किया है, क्योंकि लिए ना ही आपने मेरी पल्स को चेक किया और ना ही आपने मेरी कंडीशन को सही तरीके से ऑब्जर्व किया है, आपने ऐसे कैसे मुझे ये क्रिस्टल दे दिया। तभी मास्टर जू कहता है कि तुम मेरी अल्केमी पे ऐसे कैसे सवाल उठा सकते हो। तभी युनशाओ कहता है कि आपने मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया है, आपने बिना मुझे चेक किए इस क्रिस्टल को दे दिया है, आखिर इस क्रिस्टल की पावर के बारे में आपको कुछ पता भी है। ये सुन करके मास्टर जू वहाँ भड़क जाता है और अपने ब्रश से वहाँ पे कई सारे एनर्जी को एक्टिवेट करता है और सीधा युनशाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिंगर अपनी शॉट से उन सारी एनर्जी अटैक को बारी बारी करके डिस्ट्रॉय करके रख देती है और यहाँ पे युनशाओ को बचा लेती है। मगर तभी हम देखते हैं वो सारी क्रिस्टल जैसे ही वहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं देख करके मास्टर जू वहाँ हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं लिंगर वहाँ पे पूरी तरीके से पॉइजन से इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसे देख करके युनशाओ काफ़ी गुस्साता है। मगर तभी उसके ऊपर भी पॉइजन असर करने लगता है, जिसे देख करके मास्टर जू कहता है कि जो मैंने तुम लोगों के ऊपर जिस क्रिस्टल से अटैक किया था वो एक पॉइजनस क्रिस्टल है जिसे शीजियांग क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। और लिंगर, भले ही तुम इस समय मास्टर गैदरिंग स्पिरिट रैलम पे हो मगर तुम इस पॉइजन से सरवाइव नहीं कर सकती हो। और मैं यहाँ पे सच में देखना चाहता हूँ कि युनशाओ के अंदर कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है कि इसने अपने मेरिडियंस को इस तरीके से हील कर लिया है। ये कह कर के वो सीधे उस जेड ब्लड क्रिस्टल को अपने पास बुलाता है और सीधा उस क्रिस्टल को पकड़ करके सीधा युनशाओ के ऊपर उस क्रिस्टल से अटैक करने लगता है और उसकी एनर्जी को उस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके लिंगर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो बहुत मुश्किल से खड़ी होती है और एक स्लैश अटैक सीधा मास्टर जू के ऊपर कर देती है। वो स्लैश अटैक जैसे ही मास्टर जू को लगता है मास्टर जू तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत पीछे खिसक करके चले जाते हैं। मगर तभी लिंगर की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो वहाँ पे खुद को संभाल नहीं पाती है और तभी हम देखते हैं कि मास्टर जू एक और पावरफुल एनर्जी अटैक सीधा उन लोग के ऊपर कर देते हैं। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके युनशाओ काफ़ी तेज़ी से उठता है और अपनी बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है उसे अपनी एनर्जी से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और अपने हाथ से मास्टर जू के अटैक को गोल गोल घुमाता है और काफ़ी तेज़ी से सीधे मास्टर जू की तरफ फेंक देता है। मास्टर जू ये देख करके काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर इस लड़के ने मेरे पॉइजन से कैसे छुटकारा पा लिया। अभी मास्टर जू कहता है कि मैं इसके बारे में ज़रूर जानना चाहता हूँ युनशाओ कि तुमने आखिर कैसे इस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाला है, क्योंकि तुमने अभी हाल ही में अपने मेरिडियंस को अनलॉक किया था और तुम इस पॉइजन को कैसे अपने बॉडी से निकाल सकते हो। ये कह करके वो तुरंत अपने मल्टीपल शैडो क्लोन को बनाने लगता है, जिसे देख के लिंगर काफ़ी घबरा जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो अपने क्लोन से सीधा युनशाओ और लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है। युनशाओ काफ़ी तेज़ी से अपनी पावर को रिलीज़ करता है और एक एक शैडो क्लोन को बारी बारी करके डिस्ट्रॉय करके रख देता है और काफ़ी तेज़ी से मास्टर जू की करीब पहुंच रहा होता है। ये देख के मास्टर जू भी अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि युनशाओ काफ़ी तेज़ी से उनके पीछे आ जाता है और लगातार उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो युनशाओ के सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहे होते हैं, मगर अब उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि युनशाओ इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। ये सोच सोच के बेचारे के तो पसीने छूट रहे होते हैं, वो बाल बाल युनशाओ के अटैक से बच रहा होता है। तभी मास्टर जू युनशाओ के ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं युनशाओ को एक काफ़ी पावरफुल पंच सीधा करके मास्टर जू के पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा अपने अल्केमी फर्नेस पे जाकर के टकरा जाते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो उठने की कोशिश करते हैं और उन्हें उठता हुआ देख करके युनशाओ कहता है कि ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक हैं। अगर तुमने फोर्सफुली उठने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये कह करके वो सीधा मास्टर जू के पास आकर के बैठ जाता है और कहता है तुम अभी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। ये कह करके वो मास्टर जू के बॉडी के एक्यूपंक्चर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो क्लॉटिंग ब्लड की होती है वो रिलीफ हो जाती है और उनकी मेरिडियंस को काफ़ी रिलीफ फील होता है। ये सेंस करके मास्टर जू काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता, प्लीज़ तुम मुझे बताओ। तभी युनशाओ कहता है कि मैं तुम्हारी इंजरी को ठीक कर सकता हूँ।
मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसे सुनकर के मास्टर जू कहते हैं आप जो भी कहेंगे सीनियर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी यूनशाओ कहता है कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ये जो जेड ब्लड क्रिस्टल था वो आखिर कहाँ से आपको मिला। उसकी बात को सुनकर के फिर जू कहते हैं कि ये जो क्रिस्टल है वो मेरे मास्टर को एंशिएंट टॉम ऑफ लाइफ एंड डेथ में मिला था, जो कि लिनयून सिटी के नॉर्थ में है। और साथ में उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे जो पीएलएस मास्टर हैं वो भी वहाँ पे मारे गए हैं, और साथ में वहाँ पे ब्लू एंशिएंट सॉर्ड के भी टुकड़े हैं। जू की बात को सुनकर के यूनशाओ कहता है कि ये यहाँ पे जिस पीएलएस मास्टर की बात कर रहा है वो ज़रूर कैंग याओ होगा, जो कि अब मारा जा चुका है। और ये जो ब्लू एंशिएंट सॉर्ड ब्लेड के टुकड़ों की बात कर रहा है वो ज़रूर मेरी वेंथियान सॉर्ड होगी। मैंने जब उन गॉड से फाइट की थी, लगता है मेरी सॉर्ड के टुकड़े इस वर्ल्ड में आकर के गिर गए थे। यूनशाओ कहता है कि मुझे उस एंशिएंट टॉम में जाकर के ये पता लगाना होगा कि मेरे डिसाइबल कैंग याओ को आखिर किसने मारा है और उसके साथ ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि जब मेरी उस गॉड एम्परर से फाइट हो रही थी तो मेरे डिसाइबल ने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके उन सारे गॉड से फाइट की थी। कह करके यूनशाओ पलटता है और वहाँ पे मेडिसिनल मटेरियल की लिस्ट बनाने लगता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेट करके पावरफुल बनना होगा, तभी मैं उस एंशिएंट टॉम में जा करके ये पता लगा सकता हूँ कि आखिर कैंग याओ के साथ क्या हुआ था। और वो लिस्ट सीधा उठा करके मास्टर जू को दे देता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द मेरे घर में पहुँचा दो कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन को रिफाइन कर सकूँ। जिसे सुन करके अल्केमिस्ट जू तुरंत कहता है कि मास्टर, अगर मेरी इंजरी यहाँ पे हील हो जाती है तो मैं आपके लिए कुत्तों की तरह वफादार बन के काम करूँगा, और फ्यूचर में आपको कोई भी मुझसे काम हो तो आप वो काम मुझसे करा सकते हैं। तभी यूनशाओ रुकता है और कहता है कि मेरे लिए हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल ग्रास का आप इंतजाम करें और ये भी मेरे घर पे पहुंचा दें, और साथ में 400,000 स्पिरिचुअल स्टोन को भी आप मेरे घर पहुंचा दें। मैं इन सारी चीज़ों को रिफाइन करके मार्केट में सेल करने वाला हूं और इसका एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे, जिसका मैं प्रॉफिट का 30% आपको दूंगा। ये सुन करके अल्केमिस्ट जू काफ़ी हैरान होता है और तभी यूनशाओ कहता है कि शायद आपको समझ में नहीं आया है कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। ये सुनकर के अल्केमिस्ट जू कहता है कि सीनियर, मैं जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें आपके घर पहुँचा दूंगा। तभी यूनशाओ कहता है कि चर्जू, आपकी 7 और 8 मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक हैं, जिसे ठीक करने में मुझे 1 महीने का टाइम लगेगा और आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। जिसे सुनकर के मास्टर जू कहते हैं कि सीनियर, तो क्या मैं अपनी पूरी पावर को यूज़ कर पाऊंगा। जिसे सुनकर के ये तो आपकी कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है और साथ में आप मेरे प्रति कितने ज़्यादा वफादार हैं ये भी मैटर करता है। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही हेवन के गॉड को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा उससे कह रहा होता है कि मास्टर, मैंने हाल ही में उन एंशिएंट ह्यूमन की पावर को लिनयून सिटी में फील किया है, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। जिसे सुनकर के वो गॉड कहता है कि एंशिएंट ह्यूमन को रीबर्थ होने से हम हेवन के गॉड नहीं रोक सकते हैं, वो हमारे लिमिट से बाहर है, मगर हाँ, तुम लिनयून सिटी में जा कर के ये पता लगाओ कि आखिर वो किसकी बॉडी में रीबर्थ हुआ है, क्योंकि वहाँ का सिटी लॉर्ड मेरा गुलाम है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। साथ में तुम आज से उस एंशिएंट टॉम में जो ब्लड सेक्रीफाइस सेरेमनी होने वाली है उसके तुम इंचार्ज हो, इसलिए तुम वहाँ पे जा कर के जल्द से जल्द सारी चीज़ों के बारे में पता करो और जल्द से जल्द इस काम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मुझसे अब यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसको सुन करके वो बंदा कहता है कि लॉर्ड, जैसा आप कहेंगे वैसा ही ये नौकर आपका करेगा। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और ये एनिमे सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूनशाओ लिंगर के साथ जाता है मास्टर जू से मिलने के लिए, मगर तभी मास्टर जू उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं जहां पे वो लिंगर को पूरी तरीके से पॉइजन से इन्फेक्टेड कर देते हैं। तभी यूनशाओ को पता चलता है कि मास्टर जू के 7 और 8 मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक हैं, और तभी वो उनको हील करने के लिए कुछ रेसिपी की लिस्ट देता है और कई सारे हर्ब्स को अपने मार्शल आर्ट स्कूल में उन्हें भेजने के लिए बोलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यूनशाओ लिंगर की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल रहा होता है और वो फोर्सफुली उस पॉइजन को बाहर निकाल लेता है। और साथ में यूनशाओ कहता है कि आज ये सही मौका है, क्योंकि यूनशाओ पूरी तरीके से बेहोश है और मैं उसके अंदर से अपनी वेंथियान सॉर्ड के जो टुकड़े हैं उससे बाहर निकाल सकता हूँ। जैसा कि मेरी वेंथियान सॉर्ड एंशिएंट स्टोन से बनी है, इसलिए मुझे उस टुकड़ों को फिर से रिफाइन करना होगा इन हाइट मिस्टीरियस फायर से, और साथ में यूनिकॉर्न बॉडी से। ये सारी चीज़ें भी मुझे चाहिए होंगी, तभी मैं अपनी वेंथियान सॉर्ड के उन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकता हूँ। ये कह करके वो खड़ा होता है
और लिंगर की बॉडी से अपनी वेंतियान स्वॉर्ड के टुकड़ों को बाहर निकालने लगता है, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है। तभी युनशाओ कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं लिंगर की बॉडी से वेंतियान स्वॉर्ड के इस स्टोन को बाहर निकाल सकूं। मुझे कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, और साथ में लिंगर की बॉडी में किसी तरीके का कोई स्पेल है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बाहर नहीं निकल रही है। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और मास्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि युनशाओ से मिलने आए होते हैं और उसे बताते हैं कि एल्केमी मास्टर जू ने आपके लिए लार्ज अमाउंट में स्पिरिचुअल हर्ब को भेजा है जिसे मैंने अल्केमी रूम में रख दिया है। जिसे सुनकर के युनशाओ कहता है कि मैं फिलहाल के लिए अल्केमी रूम में जा रहा हूँ, आप वहाँ किसी को भी मत भेजिएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें युनशाओ को दिखाया जाता है जो कि उसी अल्केमी रूम में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे मास्टर जू के भेजे हुए सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को यूज़ करके अपना ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि अभी जो मैं इस यूजलेस बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ, ये बॉडी आज तक किसी भी हेवन और अर्थ के एसेंस को अपने बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं किया है, और मैं यहाँ पे अपनी चाव की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इन सारे हर्ब्स की ज़रूरत होगी, और साथ में मुझे एंशिएंट ह्यूमन के ग्रैबयार्ड का यूज़ करना होगा जहाँ पे उनकी पूरी स्किल और मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है। और तभी युनशाओ उन सारी स्किल को पढ़ने लगता है और कहता है कि एंशिएंट ह्यूमंस के हिसाब से मार्शल आर्ट को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। ट्रू युआन रेलम, ट्रांसफॉर्मेशन द सी रेलम, ट्रांसफॉर्मेशन रेलम, गोल्डन एलेक्सर रेलम, युआन दान रेलम, गैदरिंग स्पिरिट रेलम, तोंग जुआन रेलम, 9 लेवल रेलम। ये कह करके युनशाओ तुरंत वहाँ कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे इन 8 रेलम्स को कल्टीवेट कर लिया तो मैं अपने प्रीवियस लाइफ में जो कल्टीवेशन लेवल मेरा था, मैं इस लाइफ में उस कल्टीवेशन लेवल को सरपास कर लूँगा। इनफैक्ट मैं किस लेवल तक जाऊँगा ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, बस मैं जल्दी से पावरफुल बन जाऊँ और उन सारे हेवंस के गॉड को सबक सिखा पाऊँ। तुम लोग बस मेरा इंतज़ार करो। और तभी युनशाओ कहता है कि एंशिएंट ह्यूमन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 2 मैजिकल वेपन को प्योरीफाई करना होगा, और साथ में ही मुझे ताइशु क्रिएशन टेक्निक को भी सीखना होगा। अगर मैं ये सारी चीज़ें सीख जाता हूँ तो मेरा मुकाबला यहाँ पे कोई भी नहीं कर पाएगा। यकीनन मैं अपनी पिछली बॉडी से और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और तभी वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है सीधा ट्रू युआन रेलम पे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सर्वेंट ला करके उसे फ्रूट खिलाता है। तभी फैंग कहता है कि लिंगर के पास जो चीज़ें मैंने भेजी थी आखिर वहाँ पे मुझे क्या जवाब रिटर्न में आया है। तभी वो सर्वेंट कहता है कि जो भी बंदा लिंगर के पास वो सारे सिल्वर और गोल्ड के प्लेट्स लेकर के गया था, लिंगर ने उस सामान को भी फेंक दिया और उस बंदे को भी उठा करके कई सारे लात मार करके अपने मेंशन से बाहर फेंक दिया है। ये सुन करके फैंग कहता है कि सच में ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ है, इसे नहीं पता है कि आखिर किसके साथ रहने में फ़ायदा है और किसके साथ रहने में घाटा है। भी हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंग का राइट हैंड आ जाता है और तुरंत फैंग को ग्रीट करता है। फैंग उसे देख करके अपने सर्वेंट से कहता है कि बेटा चल अब तू यहाँ से निकल ले। वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तभी फैंग का राइट हैंड उसे बताता है कि लिंगर इस समय रीच कर चुकी है मिडिल स्टेज ऑफ ट्रू युआन रेलम पे, जो कि इतनी यंग एज में यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कह करके वो फिर से फैंग को ग्रीट करता है। तभी फैंग खड़ा होता है और कहता है कि भली लिंगर वहाँ तक पहुँच चुकी है मगर मैं मिडिल स्टेज ट्रू एसेंस रेलम तक पहुंच चुका हूं, तो हम दोनों में पावरफुल कौन है। तभी उसका राइट हैंड बोलता है कि मास्टर मैंने सुना है कि सिटी लॉर्ड युन यिंग यहाँ पे आने वाले हैं और जो काम उन्होंने हमें दिया था कि हम लोग जल्द से जल्द इस मैड मार्शल आर्ट स्कूल को खाली करा दें, ऐसा हम नहीं कर पाए। शायद ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें मैड मार्शल आर्ट स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे युन तियान अपने सारे डिसेबल को प्रैक्टिस करा रहा होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है फैंग और उसके फादर युंग हाई शैंग की, जो कि आते के साथ कहता है कि युन तियान आखिर तुम अपने यूजलेस बेटे की शादी यिंगर से कैसे करा सकते हो जो कि कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। ये सुनकर के युन तियान भड़क जाते हैं और अपनी शॉट को सीधा जमीन पे दे मारते हैं, जिनके और प्रेशर से दोनों ही बाप बेटे पीछे चले जाते हैं। और तभी युन तियान कहते हैं आखिर तुम लोगों को किसने राइट दिया है कि हमारे फैमिली मैटर में आकर के तुम लोग यहाँ पे बोलो लिंगर मेरे बेटे को पसंद करती है और मेरा बेटा लिंगर को पसंद करता है। जिसे सुनकर के युन हाई शैंग कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल यूजलेस है और तुम बेवजह
एक लड़की की उससे शादी करा रहे हो जो कि उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। तभी वहाँ सिटी लॉर्ड की एंट्री होती है और वो कहता है कि यहाँ पे यून हाई शैंग सही बोला, जिसे सुन करके यून तियान काफ़ी शौक होता है। और तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि जैसा कि मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को कई ज़्यादा महंगी महंगी एलेक्सर को खिला करके उसकी मेरिडियंस को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि वो ब्रोकन मेरिडियंस के साथ पैदा हुआ है, तो तुम इतने सारे एलेक्सर को उसे खिला करके भी उसकी मेरिडियंस को हील नहीं कर सकते हो। यहाँ पे यूनतियान कुछ बोल पाते, तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि यून हाई शैंग इस मैड मार्शल आर्ट हॉल का नया सक्सेसर बने और उसका बेटा यहाँ का यंग मास्टर, क्योंकि ये मार्शल आर्ट हॉल काफ़ी पुराना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसकी ग्लोरी यहाँ पे डूब जाए, वो भी तुम्हारे बेटे की वजह से। तभी यूनतियान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट हॉल को किसी अरे गहरे को नहीं देने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि युनशाओ दूर से उन लोगों की बात सुनता है और कहता है कि मैं इन कमीनों के हाथ अपने फादर और लिंगर को परेशान तो नहीं होने दूंगा, वो भी मेरी वजह से। मैं इन कमीनों को सबक सिखा करके रहूँगा। ये कह करके वो सीधा बाहर आता है और कुछ कदम आगे बढ़ा करके कहता है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं यूज़लेस हूँ और मेरी मेरिडियंस ब्लॉक हैं? क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि मेरे फादर कई सालों से मुझे सीक्रेट टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि मेरी जो मेरिडियंस है वो नॉर्मल कल्टीवेटर से बिल्कुल अलग हैं और मैं यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ सीधा ट्रू युआन रैलम पे, जिसे सुन के सब लोग एकदम हैरान होते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर की वाई इंटरिंग रैलम से ट्रू युआन रैलम तक पहुंचने में 2 से 3 साल लगाता है। और जैसा कि सब जानते थे कि युनशाओ की मेरिडियंस अभी हाल ही में हील हुई है और वो अपने फर्स्ट लेवल यानी कि क्यू वाई इंटरिंग रैलम पे था, वो आखिर सडन इतने कम दिन में यानी कि 2 दिन के अंदर अपना ट्रू युआन रैलम कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है? ये इन सब की बात को सुन करके युनशाओ कहता है कि टेलॉर्ड, अगर आप चाहते हैं मेरा टेस्ट करना तो आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी पिल को खा करके ब्रेक थ्रू अपना नहीं किया। जिसे सुन करके सिटी लॉर्ड कहता अगर ऐसा है तो ठीक है। वो अपने सामने एक लिंग लॉन्ग ट्रेजर को समन करते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल ट्रेजर होता है और कहते हैं कि अगर तुमने अपनी पावर से इसे अनलॉक कर लिया तो मैं मान जाऊंगा। जिसे देख करके यूनतियान कहते हैं कि सीनियर, इसे कोई भी पीक ट्रू युआन रैलम का कल्टीवेटर भी सही तरीके से ओपन नहीं कर सकता है, बल्कि मेरा बेटा भी हाल ही में ही अपना ब्रेक थ्रू किया है। ये कहना ही था तभी फैंग आगे आता और कहता है कि सिटी लॉर्ड, इस लिंग लॉन्ग ट्रेजर बॉडी को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, साथ में मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि मैं इस मार्शल आर्ट हॉल का यंग मास्टर बनने के काबिल हूँ। ये सुनना ही था सिटी लॉर्ड, तो चाहता ही था कि फैंग ही बने। वो तुरंत वो ट्रेजर फैंग को दे देता है। फैंग तुरंत उस ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है और उसे अपनी पावर से गोल गोल घुमाते हुए सीधा स्काई में फेंक देता है और तभी सारे लोग फैंग को देख करके एकदम हैरान होते हैं, क्योंकि ये ट्रेजर 2 से 3 लेयर में होता है और इसे खोल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर फैंग तो बहुत ही आसानी से उन सारी लेयर्स को खोलते जा रहा होता है, जिसे देख करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और फैंग ने यहाँ पे 2 लेयर को ओपन कर लिया था। वो तुरंत फिर से उस लिंग लॉन्ग ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है और यूनशाओ से कहता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है इस ट्रेजर को ओपन करने में। तभी सारे डिसेबल यहाँ पे फैंग की तारीफ करने लगते हैं और तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर को सीधा अपने हाथ के पीछे ले जाता है और अपनी पावर से उसे सील कर देता है और यूनशाओ से कहता है कि लूज़र, क्या तुम तैयार हो? वैसे ही मुझे तो लगता है कि तुम्हें फिर से कोई ना कोई एलेक्सर या पिल खा करके अपनी पावर को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि तुम इस ट्रेजर को खोल नहीं पाओगे। ये कह करके वो सीधा यूनशाओ की तरफ वो ट्रेजर फेंक देता है। तभी यूनशाओ अपनी पावर से उस ट्रेजर को होल्ड करता है और वो भी उस ट्रेजर को सीधा फैंग की तरह आसमान में अपनी पावर से गोल गोल घुमा करके भेज देता है और वो लगातार उस ट्रेजर को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो उसे खोल नहीं पाता है, क्योंकि फैंग ने उसके ऊपर किसी तरीके की सील लगा दी थी। और तभी ये सारी चीज़ देख के नीचे खड़े हुए डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि हमारा यंग मास्टर तो निठल्ला निकला। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस नई एनिमे सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आपने इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे ये एनिमे सीरीज सच में एक्शन से भरी हुई है, जिसे देख करके आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा।
हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युन शाओ के मार्शल आर्ट स्कूल में फैंग, उसके फादर और सिटी लॉर्ड आते हैं और तभी युन शाओ और फैंग के बीच में कंपटीशन होने लगता है। और तभी फैंग लिंग लॉन्ग ट्रेजर को ओपन करने लगता है। वो वहाँ पे उसके फर्स्ट लेयर को ओपन कर लेता है और जब वो बॉल युन शाओ को देने वाला होता है वो उसके अंदर कुछ मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से युन शाओ इस बॉल को ओपन नहीं कर पाता है। ये प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युन शाओ को दिखाया जाता है जो कि उस लिंग लॉन्ग ट्रेजर को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी सारे डिसाइबल बोलते हैं कि हमारे यंग मास्टर क्या इस ट्रेजर बॉल को ओपन कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये यहाँ पे ट्रू युआन रैलम पे इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर भी पाए होंगे। ये सारी बातें वो सारे के सारे डिसेबल कर रहे होते हैं, जिसमें से आधे तो अपने यंग मास्टर की फेवर में बात कर रहे होते हैं। और तभी हम युन शाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे ताई शू गॉड टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो लिंग लॉन्ग ट्रेजर के फर्स्ट लेयर को ओपन करके रख देता है, जिसे देख करके सारे डिसाइबल एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें तो यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि युन शाओ ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जहाँ पे युन शाओ को सब कोई एक वेस्ट समझता था, मगर अब तो युन शाओ सच में ट्रू युआन रैलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि युन शाओ लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और एक लंबी जंप लगा करके वहाँ पे ताई शू गॉड क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसके वहाँ पे मल्टीपल क्लोन हो जाते हैं और वो यहाँ पे लिंग लॉन्ग ट्रेजर की सेकेंड लेयर को ओपन करने की कोशिश करता है। ये देख करके सबके वहाँ होश उड़ जाते हैं और तभी युन शाओ ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और तभी वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है, जिसे देख के सारे डिसाइबलों को तो यकीन नहीं होता है कि उसके मास्टर ने यहाँ पे इस ट्रेजर के 2 लेयर को ओपन करके रख दिया है। और तभी युन शाओ उस ट्रेजर को नीचे लेकर के आता है और तुरंत सिटी लॉर्ड को दे देता है, जिससे सिटी लॉर्ड लेकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी युन शाओ अपने फादर युनतियान को ग्रीट करके कहता है कि फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक को सिखाया, जिसकी वजह से मैं आज ट्रू युआन रैलम पे इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। मानता हूँ कि पास्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी, मगर इस तकलीफ का रिजल्ट तो आपके सामने है। जिसे सुन करके उसका फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने बेटे को वहाँ पे शाबाशी देने लगता है। और तभी सिटी लॉर्ड आगे बढ़ता है और युनतियान से कहता है कि युनतियान, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा बेटा एक ग्रेट जीनियस है। ये तो आधे मन से वो सिटी लॉर्ड कह रहा होता है। तभी युनतियान उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है। तभी फैंग का फादर काफ़ी गुस्से में आकर के बोलता है कि सिटी लॉर्ड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हर कोई जानता है कि युनतियान ने यहाँ पे काफ़ी सारी मेडिसिन खिला करके अपने बेटे का ब्रेक थ्रू कराया है और आखिर वो सारी मेडिसिन का पैसा आखिर युनतियान के पास कहाँ से आया। युनतियान ने इस मार्शल आर्ट स्कूल के पैसे को यूज़ करके और इसके रिसोर्स को यूज़ करके अपने बेटे का ब्रेक थ्रू कराया, तो आखिर ये कैसे एक जीनियस हो सकता है। तभी अपने बाप की बात को सुनकर के फैंग भी वहाँ बोल पड़ता है कि ये युन शाओ एक नंबर का लूजर है। अगर इसे इतनी सारी हाई ग्रेड की मेडिसिन ना मिलती तो ये कचड़ा कभी जिंदगी में भी ट्रू युआन रैलम पे नहीं पहुंच पाता। ये तो लिंगर के लायक भी नहीं है। ये सुनकर के युन शाओ कहता है कि फैंग, तुम्हें पता है, जब हम सुबह उठते हैं तो जब हमारे घर के बाहर कुत्ते भौंकते हैं ना, वही तुम हो। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम भी हाई ग्रेड की मेडिसिन को कंज्यूम करके अपना ब्रेक थ्रू कर लो। आफ्टर ऑल तुम्हारा बाप भी तो बहुत ज़्यादा अमीर है। कुत्ते कहीं के की बात को सुनकर के फैंग भड़क जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा युन शाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर भी ये लोग लड़ते ही रहते हैं। और तभी सिटी लॉर्ड एक एनर्जी अटैक करके युन शाओ के हाथ से स्वॉर्ड को गिरा करके उन दोनों को रोक के कहता है, क्या तुम लोगों के अंदर कोई भी मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तभी फैंग का बाप आगे बढ़ता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड, जैसे कि फैंग और युन शाओ आपस में फाइट करके इस चीज़ को डिसाइड करना चाहते हैं, तो क्यों ना पुराने रूल्स के हिसाब से हम लोग इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन करा लेते हैं, यानी कि हम दोनों फैमिली के बीच में कंपटीशन हो जाता है। क्या आप इसके लिए एग्री होते हैं। सिटी लॉर्ड कहता है कि अगर ये दोनों फाइट करके इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए रेडी हूँ, मगर ये कंपटीशन 3 दिन के बाद होगा। तभी युनतियान यहाँ पे आगे कुछ बोलने के लिए बढ़ते, तभी युन शाओ अपने फादर को रोक के आगे बढ़ता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। जिसे सुनकर के सिटी लॉर्ड और फैंग, उसके फादर, काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और तभी फैंग का फादर कहता है कि अगर मेरी फैमिली ये कंपटीशन जीत जाती है तो तुम्हारा मैट स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल मेरा हो जाएगा।
ये सुनकर के वहाँ पे युन शाओ रेडी हो जाता है। तभी युन शाओ कहता है कि अगर मेरी फैमिली जीतती है तो तभी फैंग का फादर कहता है कि तो मेरा मार्शल आर्ट स्कूल तुम्हारा हो जाएगा। और तभी एक डिसाइबल युन शाओ की टीम में से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं अपने मैट आर्ट मार्शल आर्ट स्कूल की तरफ से फाइट करने के लिए रेडी हूँ। उस डिसाइबल की बात को सुनकर के वहाँ पे जितने भी डिसाइबल होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा जोश आ जाता है। और तभी वहाँ पे लिंगर आती है जो कि कहती है कि मैं भी इस मैट आर्ट मार्शल आर्ट स्कूल से बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी इस स्कूल की तरफ से फाइट करूंगी। जिसे सुनकर के सिटी लॉर्ड कहता है तो तय रहा, 3 दिन के बाद तुम दोनों ही मेजर फैमिली के बीच में कंपटीशन होगा, जो भी जीतेगा हारने वाली मेजर फैमिली के मार्शल आर्ट स्कूल का वो ऑनर हो जाएगा। जिसे सुन करके वहाँ सब के सब एग्री हो जाते हैं, मगर यूनदियान काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग के मैंशन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक डिमोनिक क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो फोर्सफुली वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। और इस डिमोनिक क्रिस्टल को देने वाला भी टी लॉर्ड होता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इस मैट आर्ट मार्शल आर्ट स्कूल को हासिल करना चाहता था। और तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक हमें नजर आता है। और तभी हम युन शाओ को देखते हैं जो कि अपने पास कई सारे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब्स को रिफाइन कर रहा होता है। और साथ में वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने बॉडी के ऊपर जो सील मेरे लगी है उसे मुझे रिफाइन करना होगा, तभी मैं अपनी बॉडी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर अपनी बॉडी ट्रेनिंग को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं फैंग से फाइट नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो उन सारे हर्ब्स को रिफाइन करने के बाद अपने एंशिएंट ह्यूमन गॉड की ग्रैब यार्ड में चला जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई स्वॉर्डमैनशिप को कल्टीवेट करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे सेकंड लेवल क्विंग लॉन्ग स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लेना चाहिए। अगर मैं इसे कल्टीवेट कर लेता हूँ तो मैं फैंग से जीत सकता हूँ, जो कि ये मेरा एक ट्रम्प कार्ड होगा मेरी विक्ट्री के लिए। मगर वो उस सेकंड लेवल की क्विंग लॉन्ग शॉट टेक्निक को रिफाइन नहीं कर पाता है, जिसे देख करके युन शाओ कहता है कि शायद मेरी एबिलिटी अभी इतनी नहीं है कि मैं इसे रिफाइन कर सकूं। इसलिए वो फर्स्ट लेवल की क्विंग लॉन्ग शॉट टेक्निक को रिफाइन करने लगता है, जिसकी वजह से वो इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से रिफाइन कर लेता है। अब बारी होती है उस टेक्निक को कल्टीवेट करने की, और वो ऐसा करता भी है। उसके सर के ऊपर एक जाइंट सी स्वॉर्ड आ जाती है। तभी युन शाओ अपनी कल्टीवेशन से उठता है और तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो तुरंत जाकर के दरवाजा जैसे ही खोलता है कोई स्वॉर्ड लेकर के सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो पीछे हटता है और अपने सामने लिंगर को देखता है और वो कहता है कि भला कोई अपने होने वाले हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव करता है तो मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। तभी लिंगर कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल कितनी इंप्रूव हुई है और तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप कैसी चल रही है, आखिर तुम ट्रेनिंग कैसी कर रहे हो। ये कह करके वो लगातार अटैक करती है और तभी वो रुक जाती है और कहती है कि युन शाओ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ टेक्निक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर तुम फैंग से जीतना चाहते हो तो तुम जानते हो कि कंपटीशन कुछ ही दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तभी युन शाओ कहता है कि अरे मैं ये कर लूँगा। तभी लिंगर उसकी गर्दन पे अपनी शॉट को रख के कहती है कि मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें समझ में आया। तभी युन शाओ कहता है जी हाँ मैडम लिंगर, मुझे समझ में आ गया है। ये बात को सुनकर के लिंगर कहती है कि शाबाश, तुम अभी फिलहाल के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। मगर युन शाओ तो सीधा उसकी चेस्ट की ओर देख रहा होता है, यानी कि वो यहाँ पे अपनी वेंथियान स्वॉर्ड को देख रहा होता है। मगर लिंगर सोचती है कि वो उसके चेस्ट को घूर रहा है। तभी लिंगर कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी युन शाओ हंसते हुए कहता है क्या मैं अपनी वाइफ को देख भी नहीं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। और तभी लिंगर वहाँ गुस्सा आ जाती है और तभी युन शाओ कहता है कि लिंगर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी बॉडी पे ये कैसी सील है। तभी लिंगर कहती है आखिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तभी युन शाओ कहता है कि जब अल्केमी मास्टर जू ने तुम्हें पॉइजन दिया था और जब मैं तुम्हारी बॉडी से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी पे किसी तरीके की सील लगी हुई है। आखिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये हाई लेवल की सील तुम्हारी बॉडी पे किसने लगाया है। तभी लिंगर बताती है कि बहुत साल पहले जब मैं 5 साल की थी तो ये सील मेरे मम्मा ने मेरे ऊपर लगा दिया था, क्योंकि हमारे कबीले पे किसी अननोन पर्सन ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे फादर की वहाँ डेथ हो गई थी और मेरी माँ मरने से पहले ही मेरे ऊपर इस सील को लगा दिया था। और तभी वहाँ पे और अंकल जून वहाँ पे टाइम पे आकर के मेरी जान को बचा लिए थे और मुझे अपनी फैमिली में लेकर के आ गए हैं। तभी युन शाओ कहता है इसका मतलब इस सील को नहीं हटा सकते हैं। तभी लिंगर कहती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब ये सील अपने आप ही मेरी बॉडी से हट जाएगी। ये सुनकर के युन शाओ काफ़ी खुश होता है। तभी लिंगर वहाँ से चली जाती है और युन शाओ से कहती है कि जल्दी सो जाना, क्योंकि कल सुबह तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और मैं खुद ही तुम्हारी क्लास लेने के लिए आऊँगी। तभी युन शाओ उसे जाता हुआ देख के कहता है कि इसका मतलब लिंगर एंशिएंट ह्यूमन गॉड की डिसेंडेंट है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है।